नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं अज़ीम कासिम साहब के पास, जो कि ग्रुप ऑफ कंपनी है एडिफाई कंसल्ट कंपनी है, उनके सीईओ हैं अज़ीम कासिम, उनके साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि ये वीज़ा स्टूडेंट का काम करते हैं, तो इन्होंने कैसे ये काम स्टार्ट किया और ये उसके बारे में क्या क्या इनकी मालूमात हैं वो हम अपने नाज़रीन तक शेयर करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखें, जहाँ तक तो बात है कि आप कह रही हैं कि काम कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या मालूमात हैं, तो बेसिकली मैं ख़ुद एजुकेशन की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ काफ़ी अर्सा दराज से। और मैंने एक लैग फ़ील किया पाकिस्तान में हायर एजुकेशन को लेके। हमारे यहाँ पे जो ए लेवल्स के कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं वो ए लेवल्स तो कर लेते हैं, ओ लेवल्स भी कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए फिर आगे हायर एजुकेशन में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। पाकिस्तान में चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनको अकोमोडेट करती हैं, बट मोस्ट ऑफ़ द जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिर आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता है, जो कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इसके ऊपर कोई अभी तक स्टेप नहीं लिया जा रहा कि हम अगर आज भी काम स्टार्ट करें अपनी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के ऊपर, तो अभी भी हमें 100 साल चाहिए कि हम उस लेवल पे आ सकें कि जहाँ पर जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। तो बेसिकली ये एक मोटिव था कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, और जो फैसिलिटीज़, जो सर्विसेज, जो रिसर्च ऑप्शंस पाकिस्तान में नहीं मिलती वो उन बच्चों को मिल सकें। और प्लस अल्टीमेटली जब ये बच्चे पढ़ के वापस आएंगे पाकिस्तान में, तो वहाँ से ना कि सिर्फ एजुकेशन लेके आएंगे, बल्कि वहाँ से स्किल्स भी लेके आएंगे और मैनेजमेंट स्किल्स भी लेके आएंगे, जो आके फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करेंगे और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। सर, आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमें कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा बाहरी मैट्रिक के बाद जाना चाहते हैं, आप थोड़े सा उनको एजुकेशन का बताएंगे कि कितनी तालीम हासिल करें और किन किन यूनिवर्सिटी में उनके जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। देखें, जहाँ तक बात है मैट्रिक के बाद अप्लाई करने की, तो डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जैसे अगर मैं यूके की बात करूं, तो वो आपको मैट्रिक की बेस पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे हैव ऑप्शन ऑफ फाउंडेशन ईयर। अगर मैं बात करूं कनाडा की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, तो वो आपको मैट्रिक की बेस पे एक्सेप्ट नहीं करते। उनके लिए आपको कम से कम जो है वो इंटरमीडिएट, एफएससी, ए लेवल्स होना मस्ट है। इवन कि आप ओ लेवल्स की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यूके जो है ना वो आपको मैट्रिक की बेस पे एक्सेप्ट कर लेता है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इनको। जी जी। जहाँ जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, देखें स्टूडेंट वीज़ा की जो कैटेगरी है, उसमें जो मोस्ट ऑफ़ द जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी होती हैं एजुकेशन की। आपको आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके पास, अगर आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन लेट्स सपोज मैट्रिक है, तो आपको सिर्फ एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स है, तो बैचलर्स से पीछे आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, आपको तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपके सर्टिफिकेट्स हैं, असनाद हैं, वो आपको चाहिए। उसके साथ साथ आपको पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए। और एक कोर्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, वो आइल्स भी कर सकते हैं आप, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी कर सकते हैं आप, लिंग्वा स्किल, देयर आर लॉट ऑफ इंग्लिश टेस्ट जो आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वो कुछ कोर्सेज़ में मैंडेटरी होता है, कुछ में मैंडेटरी नहीं भी होता। तो वो कोर्स आपने करना है ऑब्वियसली, चूँकि आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं उनकी सारी जो एजुकेशन अब इंग्लिश में है। इसके साथ साथ कुछ आपको फ़ंड्स शो करने पड़ते हैं कि लेट्स सपोज़ आपकी जो रिमेनिंग फ़ीस है और जो वहाँ पे एक्सपेंस होने हैं आपके, वो आपके पास कैश इन हैंड की सूरत में मौजूद हैं, आपके पास आपकी बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद हैं और इंस्टेंट आपके पास एक्सेस है उन अकाउंट्स की। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, सीवी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कोर्स टू कोर्स के, कोई यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड करती है, कोई रिक्वायर्ड नहीं भी करती। सर, आप क्या समझते हैं कि इन दिनों पे जो मुल्की हालात भी कुछ ऐसे हैं कि हर बंदा चाह रहा है कि हम बाहर जाएं, चाहे जॉब करनी हो, चाहे पढ़ने के बहाने किसी न किसी तरीके मुल्क से बाहर निकलें, तो आप क्या समझते हैं कि ये रुझान बेहतर है या हमारे मुल्क के लिए ये क्या है, और इसमें क्या कितने आप जितने पैसे लगा के बाहर जाता है कि उतने पैसे लगा के यहाँ पे कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं ली जा सकती या कोई बिज़नेस नहीं हो सकता, या अपने मुल्क में क्यों लोग बाहर जाना चाह रहे हैं इतना ज़्यादा? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें। देखें, ये तो एक बहुत लंबी डिबेट है, इसके ऊपर आप 2 घंटे का प्रोग्राम करेंगे तो भी मैं समझता हूँ कि वो कम होगा।
मल्टीपल रीज़न्स हैं बैठ जाने के। सबसे बड़ी जो रीज़न है वो तो है अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक बच्चा बैचलर्स करता है 18 साल 19 साल मेहनत करके डिग्री लेके बाहर निकलता है, उसको मार्केट में 18-20 हज़ार की जॉब मिलती है। वो डिप्रेशन में जाता है, एंग्जाइटी में जाता है और वो सोचता है कि मेरे घर वालों ने मेरे पे इतना पैसा लगा दिया है और मुझे 18-20 हज़ार की जॉब मिल रही है। इसी तरह अगर डॉक्टर्स की बात करें, अब डॉक्टर जो एमबीबीएस है वो स्टडी है जो बचपन से हम बच्चे को कहते हैं कि बड़ा होकर मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। उसको भी मार्केट में आपको 40 हज़ार 45 हज़ार की जॉब मिलती है और 12 साल बाद 13 साल बाद वो कि लाख सवा लाख पे पहुंचता है जाके। इसी तरह हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो हमारे ओ लेवल्स के बच्चे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, चोरी है, डकैती है, करप्शन है, सही है। वो चाहते हैं कि यार इतना पैसा लेकर भी हम बेसकूनी में यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं। जो हमारे ओ लेवल्स के ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, कैम्ब्रिज बैकग्राउंड है, वो कहते हैं जी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है आगे पाकिस्तान में, हम कहाँ पे जाएँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ जहाँ पर कंप्यूटर्स पूरे नहीं हैं, जहाँ पे सिस्टम पूरा नहीं है। तो हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं हम तो यहाँ पर एडजस्ट ही नहीं हो सकते। हर बंदे की अपनी रीज़न है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान, चूँकि आपको पता है कि एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी है और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए हमें डिफरेंट, आप कह लें कि सोर्सेज चाहिए फंडिंग के और पैसों के। तो एक बेनिफिट तो ये भी है कि ये बंदे जब जाएंगे तो वहाँ से कोई फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे जो कि आई थिंक कंट्री के लिए एक बेनिफिशरी है। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि अल्टीमेटली हम लोग अपना ब्रेन ट्रेन कर रहे हैं और एक वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान में आपको कोई स्किल्ड पर्सन नहीं मिलेगा, कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं मिलेगा, सब के सब जो है ना वो, अभी ये पिछले साल बल्कि 2022 में 7,25,000 बंदे जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, जो कि 2019 में 2,22,000 थे। 300 गुना जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स में जो कंट्री छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन है, लेकिन अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन नहीं है कोई। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन हो कि भाई आप ये नहीं ये चूज़ कर लें, तो फिर हम इनको रोक सकते हैं कि भाई आप ये नहीं ये कर लो पाकिस्तान में रह के, ये नहीं ये कर लो पाकिस्तान में रह के। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है देने को कोई। ये सर रीज़न। दूसरी बात ये है जो कि पूछना चाह रहे हैं, एडिफाई कंपनी में अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, यहाँ पे क्यों आए लोग और आप क्या उनको सहूलत देते हैं आम जो कंपनीज हैं उनके मुकाबले में, और आपने ये कब से स्टार्ट किया हुआ है, ये भी आप अपना ये अदारे का बताइएगा थोड़ा सा, और कुछ बताइएगा कि ये आप कैसे लोग आपके से जो है ना कांटेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आने का क्या मकसद देखें, गुज़िश्ता 6 सालों से एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैनल से तकरीबन 600 to 700 स्टूडेंट्स जो है ना वो हर साल बैरून मुल्क तलीम हासिल करने जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, रशिया में एमबीबीएस करने काफ़ी बच्चे जाते हैं। और हर साल जो है ना हमारे यहाँ से 700-600 बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। और सर्विस की जहाँ तक बात है, देखें हमारे पास एक तो हमारी जो ब्रांचेस हैं वो मल्टीपल शहर में अवेलेबल हैं। हम मुल्तान में भी हैं, हम लाहौर में भी हैं, हम फैसलाबाद में भी हैं। अभी हमारी अनकरीब कराची और इस्लामाबाद ब्रांच भी ओपन हो रही है। इसके साथ हमारे पास जो टीम है वो प्रोफेशनल है, हमारे पास जो स्टाफ है वो प्रोफेशनल है, हमारे पास फ़ॉरेन क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं जो बेहतर गाइड करते हैं आपको कि आपको कौन सा रूट सही करेगा, कौन सा रूट आपको नहीं सही लगेगा। इसके साथ साथ हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपने आइल्स करना है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है, आपने करियर गाइडेंस लेनी है, आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपने कोई कोर्स करना है, आपने ट्रैवल टिकट लेनी है सारा कुछ जो है ना वो आपको अंडर वन रूफ यहाँ पे एडिफाई पे प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन जाके चेक भी करें तो एडिफाई ग्रुप जो है ना वो इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क है अगर हम बात करें ओवरसीज़ एजुकेशन की, चूँकि जितने भी आपके पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनके साथ भी हमारा एमओयू है और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ज़रिए जो है ना वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। तो सर आप एक मिडिल क्लास का जो बच्चा है जो बड़ी मुश्किल से उसने मैट्रिक एफ या बैचलर किया है, तो उसके लिए आपके जो कंपनी में क्या है कि कितने में वो जा सकता है, थोड़ी सी अमाउंट का थोड़ा सा रैंडमली बताएं ताकि लोगों को पता हो कि इतने पैसों में आप जा सकते हैं। देखिए, फ़ॉरेन एजुकेशन जो है वो इट कम्स विद द कॉस्ट ऑब्वियसली। जहाँ पे आपने जाके पाउंड में डॉलर्स में फ़ीस पे करनी होती है तो उसकी कॉस्ट तो अच्छी खासी होती है।
लेकिन उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपको जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, वो आपको पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन देते हैं, जिससे बच्चे अपने आप को काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी फ़ीस को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, और बच्चे करते भी हैं। जहाँ तक फ़ीस की बात है, तो जो एवरेज फ़ीस है, अगर मैं बात करूँ कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 30 लाख से लेके तकरीबन तकरीबन कोई 80 लाख तक जो फ़ीस जाती है, जो पर एनम फ़ीस है किसी भी कंट्री की, उसमें से आपने 50% जो फ़ीस है ना, आपने वो एडवांस पे करनी होती है पाकिस्तान से। फॉर इंस्टेंस अगर आप यूके में जा रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 11,000 पाउंड है, तो आपने तकरीबन 5500-6000 पाउंड पाकिस्तान से पे करनी, जो कि 14-15 लाख बनती है। इसी तरह अगर आप यूएसए में जा रहे हैं, तो अगर आपकी फ़ीस $20,000 है, तो आपने उसमें से कोई 50% 40% पाकिस्तान से पे करनी है, रेस्ट यू हैव ऑप्शंस ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर द ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन एंड अदर कंट्रीज़ एज वेल। इसके साथ कुछ अदर एक्सपेंस होते हैं आपके, इंश्योरेंस के, एम्बेसी फ़ीस के, कुछ पैटी एक्सपेंस होते हैं आपके, इंग्लिश लैंग्वेज के, आइल्स के, वो अपने साथ इसके एसोसिएट होते हैं। उसमें भी आपको तकरीबन को 2.5-3-4 लाख रुपए तक आपका एक्सपेंस आ जाता है जब आप उसे कन्वर्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त फ़ॉरेन जो एक्सचेंज रेट है वो इतना गिर चुका है हमारा पाकिस्तान का, कि पाउंड जो है वो इस वक्त 300 रुपये का हो गया। अब यानी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 1000 पाउंड भी है, तो वो आपको 3 लाख रुपए पे करनी पड़ेगी, जो कि पास्ट में 150-125 पाउंड होता था। मोर देन 100% जो है ना इंक्रीज़ कर चुकी है। बहरहाल फ़ॉरेन उसमें ये भी होता है, कुछ बच्चे अपनी इनिशियल फंडिंग कर लेते हैं, बाकी फिर वहाँ जाके साथ साथ जॉब्स के साथ जो है ना मैनेज कर लेते हैं। और कुछ अफोर्डिंग होते हैं जो सारी फ़ीस यहाँ से पे करके जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू पे द फीस। इवेंचुअली अगर मैं इसको बॉटम लाइन में बात करूँ, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड करना भी हर बच्चे का कह लें कि रेंज में नहीं होता। बहरहाल कुछ बच्चे करते भी हैं, और जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि अगर आपके पास, इफ़ यू हैव गुड ग्रेड्स, अगर आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, अगर आपके पास अच्छा आइल स्कोर है, आपके पास अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट है, सेट किया आपने, जीआरई किया हुआ है, या आपने कोई आई मैट किया, जी मैट किया है, तो उसकी बेस के ऊपर आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। और स्टूडेंट्स जाते हैं, हमारी तरफ से भी जाते हैं, जिनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। साल में होते 3-4 ही हैं, बट दे एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पैसे दे के जाते हैं, कुछ बच्चे स्कॉलरशिप लेके भी जाते हैं और 100% स्कॉलरशिप भी लेके जाते हैं। तो सर थोड़ा सा अपने इदारे की भी फ़ीस बता दीजिएगा, और ये भी बता दें कि कितना, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों तो कितना अर्सा लगता है वीज़ा लगने में? देखें, जहाँ तक फ़ीस की बात है, हमारे इदारे की तो जो फ़ीस है वो तो बहुत माइनर सी है। वैसे तो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, हमारी यूएसए की डिफरेंट है, कनाडा की डिफरेंट है। मैक्सिमम हम लोग 50,000 चार्ज करते हैं, यूके के लिए 35,000 चार्ज करते हैं, यूएसए के लिए हम 50,000 चार्ज करते हैं। हमारी फ़ीस हज़ारों के अंदर है। चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने अपनी फ़ीस जो है ना वो कम रखी होती है। और जो कि अगर कंपेयर करें उनकी यूनिवर्सिटी फ़ीस के साथ, तो वो तो आप समझ लें कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और जहाँ तक बात की आपने कि वीज़ा कितनी देर में लगता है, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड कंट्री। कुछ यूनिवर्सिटी का, कुछ कंट्रीज़ का प्रोसेस जो है ना 1 मंथ का है, किसी का 2 मंथ का है। अब अगर मैं स्वीडन की बात करूँ, तो इट टेक्स अराउंड 9 मंथ टू गेट द वीज़ा। इसी तरह यूएसए की बात करूँ तो 4-6 माह लग जाते हैं। तो बहरहाल आपके चैनल से मेरा पैगाम बच्चों को ये है कि इफ़ यू आर लुकिंग टू study abroad in the upcoming intake, you have to start your process at least 8 to 9 months before। आपको 8 से 10 माह पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि अब सितंबर इंटेक आने वाला है यूके का, और ऑस्ट्रेलिया का जुलाई इंटेक है, कनाडा का सितंबर इंटेक है, यूएसए का ऑटम इंटेक है, स्वीडन का ऑटम इंटेक है। यू हैव टू मूव ऑन योर एप्लीकेशन नो लेटर दैन 1 फ़रवरी से पहले पहले आपको एप्लीकेशन अपनी जमा करवा देनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज करनी है, मेडिकल टेस्ट करवाना है आपने अपना, और फिर टेस्ट भी देने, इंटरव्यूज़ भी होने। इट टेक्स अ सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो कोशिश करें कि एज सुन एज़ पॉसिबल अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अज़ीम साहब ने बताया है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना जो भी प्रोसीजर है वो पहले से स्टार्ट करें, ताकि उनका टाइम भी बचे। और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई हैं, यकीनन आपको पसंद आएंगी। एतबार न्यूज़ से नसीम बुखारी को इजाज़त दी।